रात के 12 बज रहे थे और थकी हारी बतासो नींद में ऊँघती हुई बैठी बैठी तारों में मोती पिरो रही थी। सुबह तक 50 मालाएं तैयार ना हुई तो मालकिन धज्जियां उड़ा देगी। क्या करे बतासो, उसके कामों का तो कभी अंत ही नहीं होता था। उस पर भी घर में कोई खुश नहीं, न मालिक न मालकिन न बच्चे। क्या जिंदगी है, जो भी है यही जिंदगी है। बेचारी बतासो जब से उसने होश संभाला है अपने मालिक हरिराम और उनकी पत्नी की घुड़कियां खा रही है, मार भी खाई है। बच्चे कुछ बड़े हुए तो वो भी लपरने लगे हैं। सुबह से शाम तक बस काम ही काम, काम ही काम, न कभी अच्छा खाना, न कपड़ा, न आराम। अब ये मालाएं गूंथने का काम भी उसके ऊपर लाद दिया गया। वो जानती है मालिक इन्हें दुकान में सजाकर ग्राहकों से मनमाना दाम वसूल करते हैं, लेकिन इन्हें बनाने के लिए किसी और को क्यों नहीं रखा? जब एक बिना पैसे की नौकरानी घर में मौजूद है तो फिर किसी और की क्या जरूरत है? बतासो को आज तक इस घर से कभी कोई पैसा नहीं मिला। उसने सुना है कि उसके माता पिता भी उस घर में ऐसे ही काम किया करते थे, और वो भी यहां खटते खटते बच्ची से जवान हो गई। जब वो छोटी थी तो जानती ही नहीं थी कि रामघाट के पिछवाड़े बने हुए हरिराम के इस घर के बाहर भी कोई दुनिया है। कुछ बड़ी हुई तो कभी दुकान पर कोई सामान पहुंचाने जाने लगी। वहां आने जाने वाले तीर्थयात्री हरिराम की दुकान से कुछ ना कुछ जरूर खरीदते। ये सबसे बड़ी दुकान जो थी, दूर दूर से आने वाले यात्री इस चित्रकूट धाम में यहां वहां घूमते थे, मंदिरों में दर्शन करते थे, दुकानों से सामान खरीदते थे। ये सब बतासों के लिए कौतूहल का विषय था, क्योंकि उसने तो रामघाट से लेकर जानकी कुंड तक की ही दुनिया देखी थी। कुछ साधु संत और अपने ही जैसे बेसहारा लोगों की दुनिया। दिन रात इधर उधर घूमते हुए बंदर देखे थे, जिनकी स्थिति उसके जैसे इंसानों से कहीं अच्छी थी, जिन्हें ना हरिराम का डर था ना ददुआ जी का। ददुआ जी तो राजा थे यहाँ के। उन्हीं की छत्र छाया में तो हरिराम जैसे अनेक लोग मनमाने ढंग से गरीबों का शोषण करते थे। अपनी पीठ पर पड़ने वाली ठोकर से बतासो तिलमिला गई। सो रही है हरामखोर, मैंने कहा नहीं था पूरी 25 माला तैयार करके ही सोना? हड़बड़ाकर बतासो उठ गई। आंख उठाकर देखा तो मालिक अंगारे जैसी आंखें लिए उसे घूरता हुआ वहां खड़ा था। हरिराम लगातार बतासो की ओर घूर रहा था। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, पाशविकता उभर रही थी। बतासो सहम गई और अपना आंचल ठीक करने लगी। हरिराम फुर्ती से उस पर झपटा। बतासो अपने को बचाने का असफल प्रयास करने लगी। खैर हुई कि उसी समय मालकिन के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आ गई और हरिराम वहां से भाग गया। नहीं तो सोच सोचकर बतासो की आत्मा तक कांप उठती। अगले दिन जब बतासो कपड़े धोने के लिए घाट गई तो उसने अपनी सहेली फूलमती को डरते डरते सब कुछ बता दिया। फूलमती बतासो की ही उम्र की थी, उसी की तरह अनपढ़ और मजदूरी करती थी। अंतर बस इतना था कि फूलमती किसी की बंधुआ नहीं थी और जहां काम मिलता वहीं करती और अपनी झोपड़ी में आकर सो जाती। उसने बतासों से अधिक दुनिया देख रखी थी और इसी वजह से उसमें बुद्धि भी कहीं अधिक थी। उसने बतासों की बातें ध्यान से सुनी और चिंतित स्वर में बोली, कल तो तू बच गई। बतासों पर एक बार फिर जब उस जालिम की नजर तुझ पर पड़ जाएगी तो फिर वो तुझे छोड़ेगा नहीं। मैं क्या करूं फूलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। फूलो, क्या ये नहीं हो सकता कि मैं तेरे साथ रहने लगूं? मैं भी तेरे साथ मजूरी कर लिया करूंगी। अरे तू बहुत भोली है बतासो, ये काम इतना आसान है क्या? अरे मेरी झोपड़ी तो क्या, वो तुझे कहीं से भी खोज निकालेगा। खोज निकालेगा? और क्या, तेरी जैसी जवान और सुंदर मुफत की नौकरानी को कभी हाथ से जाने देगा क्या? बता फूलो, मैं क्या करूं? ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है।
बतासो फूट फूट कर रोने लगी। अचानक फूलमती के मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया। तू ठीक कह रही बतासो, ऐसी जिंदगी से तो मौत भली, इस मुसीबत से तो तू मरकर ही उबर सकती है। तुझे मरना होगा बतासो। फूलमती ने बतासो को अच्छी तरह से अपनी योजना समझा दी। बतासो अपने कपड़े किनारे रखकर तेजी से पानी में कूद गई। कुछ देर बाद फूलमती ने जोर जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। हाय राम, बतासो डूब गई, हाय राम, बतासो डूब गई, बतासो पानी में डूब गई, हाय राम, अब क्या होगा। बात हरिराम तक पहुंची। दिखाने के लिए उसने और उसकी पत्नी ने दुख भी प्रकट किया। वैसे दुख तो उन्हें था, पर बतासो के मरने का नहीं, बल्कि इस बात का कि ऐसी मुफ्त की नौकरानी अब कहां मिलेगी। बस में बैठी हुई बतासो ने चैन की सांस ली। वो काफी दूर निकल आई थी। हरिराम और ददुआ जी के आतंक की हदों से बाहर फूलमती ने सचमुच ही बड़ी अकलमंदी की योजना बनाई थी। बस का ड्राइवर जग्गू फूलमती की जान पहचान का था, इसलिए कोई डर भी नहीं था। जग्गू ने ही फिर उसे बंबई की गाड़ी में बिठाया। वहां रहने वाले अपने चाचा का पता भी दिया। बतासो को अधिक भटकना नहीं पड़ा। जग्गू के चाचा का घर स्टेशन के पास ही था। घर क्या था, एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें चाचा चाची और उनकी 2 बेटियां रहती थीं। चाची घरों में काम करती थी और चाचा मूंगफली का ठेला लगाते थे। लड़कियां छोटी ही थीं, 13 की रत्ना और 15 की लक्ष्मी। शुरू में बतासो को बड़ा अजीब लगता था। नया शहर, अनजाने लोग और हर चीज की तंगी, रहने की जगह की तंगी, पानी की परेशानी। लेकिन कुछ भी हो, यहां वो गुलामी की जिंदगी तो नहीं थी। अनजाने लोगों ने अपनापन तो दिया था। बतासो को शीघ्र ही काम मिल गया। मेहनती तो वो शुरू से ही थी। उसका मालाएं गूंथने का हुनर यहां बहुत काम आ रहा था। वो शीघ्र ही बेड़ियां बनाना भी सीख गई। पहले एक फूलों की दुकान में नौकरी की, फिर बेड़ियां बना कर डलिया में डालकर स्वयं ही समुद्र तटों पर बेचने लगी। मोतियों जैसी रंग बिरंगी मालाएं भी बनाती थी वो, जो यहां अच्छे दामों पर बिकती। रत्ना और लक्ष्मी भी बतासो के साथ माला बनाना सीख गई थी। इस महानगर में आकर बतासो बहुत कुछ सीख रही थी। अब वो पहले जैसी गंवार और डरपोक लड़की नहीं रही थी। उसने रहने के लिए अलग घर भी ले लिया था, लेकिन चाचा चाची और रत्ना लक्ष्मी से वो दूर नहीं हुई। आखिर उनके ही सहारे से तो वो शहर में बस पाई थी। बतासो अब खुश रहती थी, खूब मेहनत करती, खूब कमाती। उसमें एक अनोखा आत्मविश्वास भी आ गया था। लेकिन एक बात थी जो रह रह कर उसे कचोटती थी। उसे उस धरती के लिए जीते जी मर जाना पड़ा था जहां उसने जन्म लिया। वो चाहकर भी अब वहां नहीं जा सकती थी। न रामघाट को देख सकती थी, न फूलमती को। धीरे धीरे बतासो ने अपनी नई दुकान भी खोल ली। रंग बिरंगी मालाओं से लेकर कांच की चूड़ियों तक सब चीज उसकी दुकान में बढ़िया तरीके से बिकने लगी। धीरे धीरे स्त्रियों के श्रृंगार की सारी सामग्री उसकी दुकान में मिलने लगी। रत्ना, लक्ष्मी और बतासो बारी बारी से दुकान में बैठती थी। आमदनी दिन पर दिन बढ़ने लगी। बतासो ने आग्रह करके चाची का घरों में काम करना भी छुड़वा दिया था। जग्गू कभी कभी आता था और उसी से फूलमती का समाचार भी मिल जाता था बतासो को। फूलमती ने शादी कर ली थी और वो एक बच्चे की मां भी बन गई थी। बतासो की बहुत इच्छा होती कि बस एक बार वहां जाए और फूलमती के बच्चे को देखे, लेकिन वो क्या करती। वहां वालों के लिए तो वो मर चुकी थी ना। आज सुबह से बारिश की झड़ी लगी हुई थी। बंबई की बरसात यूं भी एक बार शुरू हो जाए तो रुकने का नाम कहां लेती है। दुकान में बतासो अकेली ही थी आज। ग्राहक भी इक्का दुक्का ही आ रहे थे। अचानक दुकान के सामने एक टैक्सी आकर रुकी और 2 बदमाश जैसे दिखाई पड़ने वाले आदमी उसमें से उतरे। बतासो ने देखा एक आदमी टैक्सी के दरवाजे पर ही खड़ा हो गया और दूसरा दुकान की ओर बढ़ने लगा। वो आदमी सामान देख रहा था और बतासो बाहर खड़ी हुई टैक्सी की तरफ देख रही थी। अंदर एक लड़की डरी हुई सी बैठी थी। दूर से भी बतासो को उसका चेहरा कुछ पहचाना हुआ सा लग रहा था। उसे कुछ संदेह भी हो रहा था, ये लड़की टैक्सी में ही क्यों बैठी है? सामान खरीदने खुद अंदर क्यों नहीं आई? आप लोग इतनी बारिश में आए हैं, कुछ चाय वाय मंगवाऊं? बतासो ने व्यवहार कुशलता दिखाई। चाय मिल जाएगी यहां?
वो आदमी इधर उधर देखता हुआ बोला, जरूर मिल जाएगी, कहकर बतासो ने पास की दुकान के नौकर को बुलाकर चाय लाने का आदेश दे दिया। अपने दोस्त को भी अंदर बुला लीजिए साहब, वो टैक्सी के बाहर काहे खड़े भीग रहे हैं। बतासो ने गौर किया और वो आदमी कुछ सोच में पड़ गया। फिर बोला, नहीं, वो ठीक है। अब तो बतासो को विश्वास हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। चाय आई तो टैक्सी में बैठी लड़की के लिए बतासो स्वयं चाय लेकर पहुंच गई। पास से उसे देखते ही बतासो चौंक पड़ी। ये तो हरिराम की बेटी मीता थी। 12 वर्ष की थी जब बतासो ने उसे देखा था, अब तो जवान हो गई है। 7 वर्षों का लंबा समय भी तो गुजर गया है। मीता की आंखों में आंसू और चेहरे पे घबराहट देखकर बतासो को पूरा विश्वास हो गया कि ये अवश्य किसी मुसीबत में फंसी हुई है। मीता ने बतासो को नहीं पहचाना था। एक तो वो घबराई हुई बहुत थी, दूसरे वहां तो सब यही जानते थे कि बतासो मर चुकी है। बतासो दुकान में वापस आ गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक एक विचार तेजी से उसके मस्तिष्क में कौंधा। साहब, जरा ये पेटियां उठवाकर ऊपर रखवा देंगे, बतासो ने उस आदमी से कहा। लेकिन अकेले पेटियां उठ नहीं सकती थी। साहब, बाहर से आपके साथी को भी बुला लूं? ये पेटियां ऊपर रखना बहुत जरूरी है साहब। दुकान में पानी भर गया तो सारा सामान खराब हो जाएगा। उस आदमी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही बतासो ने बाहर खड़े हुए व्यक्ति को अंदर बुला लिया। जो ही वो लोग पेटियां उठाने में व्यस्त हुए, बतासो ने बाहर जाकर शटर गिराकर ताला बंद कर दिया। बतासो की हिम्मत और सूझबूझ की मदद से दोनों बदमाश पकड़ लिए गए। आसपास के लोगों की मदद से शीघ्र ही उसने पुलिस बुलवा ली। मीता को वो अपने घर ले गई। मीता ने अब उसे पहचान लिया। रो रो कर उसने सारी आप बीती सुना दी बतासो को। ददुआ जी का बेटा बिशन उसे उठवाकर बंबई ले आया था। यहां 15 दिन से अपने साथ होटल में रखा हुआ था। खूब मनमानी की उसने, फिर इन बदमाशों के हवाले कर दिया जो उसे बेचने वाले थे। तुम ना मिल जाती तो न जाने मेरा क्या होता, मीता बार बार रोते हुए कह रही थी। उन दोनों बदमाशों के बयान पर बिशन को भी पकड़ लिया गया। हरिराम और उसकी पत्नी भी वहां आ गए थे। दोनों ही बतासो से आंख मिलाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। बतासो हवालात में जाकर बिशन से मिली और कहा कि यदि तुम मीता से शादी करने को तैयार हो जाओ तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर सकते हैं। बिशन तो इस समय कुछ भी करने को तैयार था। बिशन और मीता का विवाह हो गया। जिस बेटी को अब जीवन में कभी भी देख पाने की उम्मीद छूट गई थी, उसी को दुल्हन बने देखा। हरिराम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बतासो के पैर पकड़ लिए। बहन, तेरे कारण ही मेरी बेटी का उद्धार हुआ है और मैंने तेरा सर्वनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कैसे भी हो पर मुझे क्षमा कर दे। उठो भैया, गलती किससे नहीं होती, लेकिन अब इस बात का ध्यान रखना कि वहां हर बहू बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे और किसी को जीते जी मरना ना पड़े। कहते हुए बतासो की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ऐसे ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल लेट्स एक्सप्रेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।